न्यूटन के तीनों लॉज पढ़ने के बाद अब हम लोग इनको अप्लाई करना सीखेंगे। बट बिफोर दैट हमें फ्री बॉडी डायग्राम पता होनी चाहिए क्या है। वी विल डिस्कस फ्री बॉडी डायग्राम। आज के बाद फ्री बॉडी डायग्राम आपकी ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा बन जाएगी। जब भी आप फिजिक्स करोगे फ्री बॉडी डायग्राम के बिना आपके क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। इन मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स यू विल बी यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम। सो बहुत अच्छे से इसको समझना है। इस डायग्राम में हम करते क्या हैं, उस ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को स्टडी करना है, जिस ऑब्जेक्ट का मोशन हमें देखना है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, उस ऑब्जेक्ट को आइसोलेट कर लेते हैं, बाकी दिन दुनिया से अलग कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, वो ऑब्जेक्ट कैसे बाकी दुनिया सराउंडिंग के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। इंटरेक्शन का मतलब होगा इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस। तो किस सेंस से वो सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, यानी कि हम उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस लिखते हैं। तो जब हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो स्टेप 1 में हम क्या कहते हैं, हम बॉडी को आइसोलेट कर लेते हैं। जिस बॉडी को स्टडी करना है, बॉडी अंडर ऑब्जर्वेशन इज आइसोलेटेड। उसको अलग करने के बाद उसके ऊपर देखते हैं कौन कौन सी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस लग रही हैं। फिर हम देखते हैं उसके ऊपर कौन कौन सी कॉन्टैक्ट फोर्सेस लग रही हैं। वो सभी फोर्सेस को हम लोग ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ हाउ वी ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे मेरे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है, मेरे पास यहाँ पर एक ब्लॉक है। सपोज दिस ब्लॉक इज ऑफ मास m, इट इज़ प्लेस्ड ऑन ग्राउंड। इस ब्लॉक को ग्राउंड पे रखा हुआ है। अब मैं इस ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैं इस ब्लॉक को अलग कर लूँगा। ठीक है, ये ब्लॉक मैंने अलग कर लिया। अब देखते हैं ये ब्लॉक किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है। इसके ऊपर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी है, वो फोर्सेस जिनको कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है। हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्सेस आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक फोर्सेस तो हम पढ़ नहीं रहे। तो यहाँ पर सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg ही लगेगी, विच विल बी एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एंड सेकेंड फोर्स, सेकेंड यहाँ पर अब आ गया कॉन्टैक्ट। यहाँ पर ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट है, यहाँ पर भी कांटेक्ट होगा, वहाँ पर कांटेक्ट फोर्सेस होंगी। कांटेक्ट फोर्सेस फिलहाल हम लोग नॉर्मल रिएक्शन या फोर्स अप्लाइड बाय अस पढ़ेंगे। ठीक है, आगे जाकर स्प्रिंग भी पढ़ेंगे, फ्रिक्शन भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल नॉर्मल रिएक्शन या एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स ही होगी। एक्चुअली जो अप्लाइड फोर्स है वो भी नॉर्मल रिएक्शन की फॉर्म में ही होती है या एक्शन की फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कौन देगा, ग्राउंड देगी, बाय ग्राउंड ऑन ब्लॉक। ब्लॉक के ऊपर लगने वाली फोर्सेस ड्रॉ करनी है। हम ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना है। दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक। कई बार चिल्ला चिल्ला के समझाने के बाद भी स्टूडेंट्स मिक्स कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है, वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ब्लॉक। ब्लॉक डायग्राम या ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग लिखेंगे फोर्सेस एक्टिंग ऑन ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक कितनी फोर्स लगा रहा है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ब्लॉक के ऊपर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स सिर्फ mg है और कॉन्टैक्ट फोर्स सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन होगा। ये नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड देगा। ग्राउंड किस तरफ धक्का मारेगा, ऊपर को धक्का मारेगा ब्लॉक को, नीचे वाले सरफेस से यहाँ से ऊपर को धक्का मारेगा, तो ये आएगा नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू व्हाइल ड्राइंग अ फ्री बॉडी डायग्राम। क्या करना है, ऑब्जेक्ट को अलग कर लेना है, उसके बाद उसके ऊपर लगने वाली कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को ड्रॉ कर देना है, नथिंग एल्स। ओके, चलिए इसको एक बार फिर से देखते हैं अगले एग्जाम्पल में। हमारे पास यहाँ पर फिर से ये एक डायग्राम दी हुई है। इसमें दो स्फेरिकल बॉडीज है ए एंड बी, एंड ये दो दीवारों और ग्राउंड के बीच में फंसी हुई है। एंड हमारा क्वेश्चन है बॉडी ए एंड बॉडी बी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ।
बॉडी ए के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। बॉडी ए को हमने आइसोलेट कर लिया, सारी दुनिया से अलग कर लिया। उसके बाद बॉडी ए के ऊपर लगने वाली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विच विल बी mg इन दिस केस विल बी ड्रॉन एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर, मैंने मान लिया इस ब्लॉक का मास स्मॉल m है। अब कॉन्टैक्ट कहाँ पे है, एक जगह है, दूसरी जगह है और तीसरी जगह है, कुल 3 जगह पे कॉन्टैक्ट है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर 3 कॉन्टैक्ट फोर्सेस ड्रॉ करेंगे, 1, 2 और तीसरा समवट है। तो 3 जगह पे हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्सेस ड्रॉ करेंगे। क्योंकि फोर्सेस की गिनती 1 से ज़्यादा है, इसलिए मैं नॉर्मल रिएक्शंस को N1, N2, N3 लिखूंगा। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शंस ही लगेंगे और नॉर्मल रिएक्शन इज़ अ पुशिंग फोर्स। यहाँ से भी धक्का पड़ेगा, नीचे से भी ऊपर को और साइड से भी धक्का पड़ेगा। यानी कि ये जो ग्राउंड है, जो फ्लोर है, इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा, ऊपर को धक्का मारेगा। एंड इट मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल बॉडी। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा, तो नेचुरली है जो रेडियस होता है वही सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इन द सेम वे जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ साइड से लगेगा, जिसे मैं N2 लिख सकता हूँ, ये भी बॉडी को इसी तरफ धक्का मारेगा। एंड सिमिलरली जो B बॉडी है वो A को धक्का मारेगी इसी डायरेक्शन में। एंड नॉर्मल रिएक्शन N3 विल बी गिवन बाय लाइक दिस। सो दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी A। सिमिलरली वी कैन ट्राई फॉर बॉडी B। बॉडी V का वेट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस से M1 लिख लेता हूँ, M1G विच विल बी एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बॉडी B का कॉन्टैक्ट 2 ही जगह पे है, 1 और 2। ठीक है, तो बॉडी B के लिए कॉन्टैक्ट एक यहाँ पर है और एक समवट हियर है। ठीक है, अब दीवार बॉडी B को नॉर्मल रिएक्शन देगी, पुश करेगी, तो ये पुश इस तरफ आएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन मैं लिखूंगा N4। बॉडी B यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ होगा, पुश महसूस करेगी और ये पुश अब N3 होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ध्यान रखना है कि ये 2 नॉर्मल रिएक्शंस इस सरफेस के ऊपर एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगे। तो these 2 forces should be equal and opposite। यहाँ पर आपको N5 नहीं लिखना, लिखने से गलती कोई नहीं होगी, आपके अननोन्स बढ़ जाएंगी, आपकी कैलकुलेशंस डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। आपको बाद में भी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं N3 और N5 को इक्वल एंड अपोजिट करना ही पड़ेगा। हम कभी भी इस झंझट में नहीं पड़ेंगे। हम हमेशा ध्यान रखेंगे यहाँ कहीं पे भी इक्वल एंड अपोजिट पेयर बनेंगे, वहाँ पर हम मैग्नीट्यूड्स N3 जैसे यहाँ पे लिए वैसे ही इक्वल लिखेंगे। टेक केयर। सो इस सेंस से हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पर। 3 ट्रायंगुलर ब्लॉक्स ABC of equal masses M are arranged as shown in figure. Draw free body diagram of A, B and C. Indicate action reaction pairs between A, B and B, C. So I will start with free body diagram of A, then we will go for body B, and then in the last we will draw free body diagram of body C. क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इन तीनों को आइसोलेट कर दो। सेकंड स्टेप क्या होता है, इन बॉडीज के ऊपर लगने वाली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ड्रॉ करो। पहली बॉडी के लिए mg, दूसरी बॉडी के लिए भी mg एंड सिमिलरली C बॉडी के लिए भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगी। अब यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स F एक्ट कर रही है तो वो वैसे की वैसे लगेगी। इधर से C बॉडी के ऊपर भी एक्सटर्नल फोर्स F लग रही है, कोई चेंज नहीं आएगा। इस F को आपको B या A पे ड्रॉ नहीं करना, इस F को आपको B या C पे ड्रॉ नहीं करना। ठीक है, जो फोर्स यहाँ पर लग रही है वहीं पे शो करनी है। बॉडी A की जब मैं बात कर रहा हूँ तो बॉडी A के ऊपर कॉन्टैक्ट कहाँ पे है, दिस इज बॉडी A। बॉडी A के ऊपर कॉन्टैक्ट कहाँ पे है, 2 जगह पे है। A और B का सरफेस भी आपस में इंटरेक्ट कर रहा है एंड ग्राउंड के साथ भी यहाँ पर इंटरेक्शन हो रही है। तो एक इंटरेक्शन यहाँ से हो रही है, दूसरी इस सरफेस के साथ इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। यू कैन ड्रॉ नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, बॉडी A एंड B का नॉर्मल रिएक्शन आप उसमें ड्रॉ कर सकते हो। बॉडी B A को पुश करेगी। आप लोग इस फोर्स को लिख सकते हो, फोर्स एक्टिंग ऑन A ड्यू टू B,
फोर्स ए के ऊपर जो लगी और जो बी ने अप्लाई की। इज दैट क्लियर? अब आप लोग यहाँ से ग्राउंड से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ कर सकते हो। ग्राउंड इसे ऊपर को धक्का मारेगी। इस नॉर्मल रिएक्शन को आप एन लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 3 बॉडीज हैं तो इसका मैं नाम एन ए रख देता हूँ। फोर्स एक्टिंग ऑन ए या नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए बाय ग्राउंड। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको वही फोर्सेस ड्रॉ करनी है जो बॉडी ए के ऊपर एक्ट कर रही हैं। आपको वो कोई फोर्स ड्रॉ नहीं करनी जो ए दूसरी बॉडी पे लगा रही है। क्लियर? जैसे अब यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं बी बॉडी के लिए फोर्सेस ड्रॉ करूँ तो अब मुझे ये एफ ड्रॉ नहीं करनी। बॉडी बी के कांटेक्ट कहाँ पे बन रहे हैं? एक यहाँ पर ग्राउंड के साथ, एक बॉडी ए के साथ और एक बॉडी सी के साथ। इसके साथ बॉडी बी के साथ 3 कांटेक्ट फोर्सेस आएंगी, तीनों तरफ से नॉर्मल रिएक्शन आएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड इसको ऊपर को धक्का मारेगी, इसे मैं एन बी लिख सकता हूँ। ए ब्लॉक बी को धक्का मारेगा इस तरफ, ठीक है, बी को धक्का पड़ेगा एंड ये 2 फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बनाएंगी। गेटिंग माई पॉइंट? These 2 forces will make action and reaction pair, तभी इन दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। आई कैन राइट डाउन एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए। दीज 2 फोर्सेज विल बी इक्वल एंड अपोजिट। अब बात करते हैं इस सरफेस पे, तीसरा सरफेस है क्या? तीसरे सरफेस के ऊपर फोर्स सी लगाएगा, पुश करेगा, इस तरफ पुश किया जाएगा। दिस विल बी फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी ड्यू टू बॉडी सी। दिस विल ऑफ कोर्स रिप्रेजेंट नॉर्मल रिएक्शन। तो बॉडी बी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गई। पहले हमने ड्रॉ की नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फिर तीनों कॉन्टैक्ट फोर्सेस ड्रॉ की। अब हम बॉडी सी पे आते हैं। सी के ऊपर कांटेक्ट कहाँ पे बन रहा है? सी और बी में आपस में कांटेक्ट है और यहाँ से ग्राउंड, ये जो वर्टेक्स है, ये एज पॉइंट है, सॉरी वर्टेक्स है, ये भी इसको नॉर्मल रिएक्शन दे सकता है। तो हम लोग पहले बी और सी के बीच में बात करेंगे। बी सी को धक्का मारेगी, बी सी को इस डायरेक्शन में धक्का मारेगी। फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू बी। तो ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल एंड अपोजिट पेयर बनाएंगी, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स बनाएंगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपस में जब एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगी तो ये यहाँ पर एक्शन रिएक्शन पेयर बन गए। क्लियर? अब कोई और फोर्स बची है? हमने एक नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से ड्रॉ नहीं किया जो कि यहाँ पर ड्रॉ होना चाहिए था। लेट्स गो फॉर दैट आल्सो। तो यहाँ से ग्राउंड से इसे एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा एंड ये हम लिख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन सी फ्रॉम ग्राउंड। तो देखने में बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं बट कंसेप्ट बड़े सिंपल है। कंसेप्ट क्या है? आपको सभी नॉन कॉन्टैक्ट एंड सभी कॉन्टैक्ट फोर्सेस ड्रॉ करनी है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस ड्रॉ करते हुए ध्यान रखना, पहले आप लोग मार्क कर लीजिए कि कहाँ कहाँ कॉन्टैक्ट बन रहा है, उसके बाद कॉन्टैक्ट फोर्सेस लगाइए। एंड ध्यान रखिए जब भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस लगानी है तब आप हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर को ध्यान में रखेंगे, इसलिए आपके जो नंबर ऑफ अननोन्स है वो कम रहेंगे और आपकी कैलकुलेशंस फर्दर आसान हो जाएंगी। क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे जनरल प्रॉब्लम्स सॉल्विंग स्ट्रेटजी। किस तरह से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर मैं 6 पॉइंट्स डिस्कस करूँगा। आपको 100% ये अभी समझ नहीं आएंगे, आप लोग एक बार नोट कर लेना, बट जैसे जैसे हम इसको अप्लाई करते चले जाएंगे आपके ज्ञान चक्षु खुलते चले जाएंगे, आपको बेहतर से बेहतर समझ आता चला जाएगा। फर्स्ट, अ सिंपल स्टेप, मेक अ सिंपल स्केच। तो सबसे पहले जो सिचुएशन आपको दी है उसका आपको एक सिंपल सा लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है, जैसे हम लोग पहले कई बार कर चुके हैं। हमने एक ब्लॉक लिया तो ये ब्लॉक के लिए हमने एक सिंपल सा स्केच ड्रॉ कर लिया। ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ सरफेस, ठीक है, इट इज़ समथिंग लाइक दिस। ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास मान लीजिए क्वेश्चन में हमें m गिवन है तो हमने जस्ट लिख लिया। उसके बाद अगला स्टेप होता है आइडेंटिफाई द फोर्सेस। अब देखो कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, यानी कि यहाँ पर जो मीनिंग है वी हैव टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। आप लोग यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ब्लॉक के लिए डाउनवर्ड फोर्स लगेगी mg,
ठीक है। और ये जो ग्राउंड है इसे धक्का मारेगी, इसे नॉर्मल रिएक्शन देगी। अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन को n मान लूँ तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। चलो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि सम एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। तो ये फोर्स F इधर लग रही है, तो दिस बिकम्स फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बॉडी। इसके बाद चूज द अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करो। यहाँ पर हम लोग इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लीजिए और वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान सकते हैं। ठीक है, हम मान के चलेंगे राइट साइड इज टेकन एज पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्लियर? एज्यूम डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अब इस डायग्राम से मुझे बड़ा क्लियर है कि अगर ये ब्लॉक मूव करेगा तो ब्लॉक राइट साइड में ही मूव करेगा। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि एक्सेलरेशन विल बी एक्टिंग इन राइट साइड, यानी कि ब्लॉक गेट एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स राइट साइड। कई बार क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स होंगे, हमें ये समझ में नहीं आएगा कि बॉडी की एक्सेलरेशन किस तरफ है। इन दैट केस वी कैन एज्यूम दैट एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर कॉम्प्लेक्स केस होगा तो आपको ये भी समझ नहीं आएगा कि बॉडी एक्स एक्सिस में मूव कर रही है या वाई एक्सिस में। इनफैक्ट कई बार आपको लगेगा कि बॉडी दोनों एक्सिस में मूव कर रही है। इन सच केसेस यू कैन टेक टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। सीधी एक्सेलरेशन लिखने की जगह आप उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ले सकते हो, अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन इन दिस एग्जाम्पल। बाकी जगह कुछ और भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं आपने जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं हमेशा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में ही लेने हैं। तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी एंड दिस एक्सेलरेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या बाय अप्लाइंग वेक्टर अलजेब्रा। कोई दिक्कत नहीं है। जनरली जो अप्रोच होती है एक्सेलरेशन के लिए, हम दो तरीकों से एक्सेलरेशन लेते हैं। एक तो अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर पा रही है उस तरफ। दूसरी सिचुएशन जनरली हमारे पास होती है इंक्लाइंड प्लेन पे। अगर बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कर पा रही है तो उस केस में हम लोग एक्सेलरेशन या फोर्सेस के जो कंपोनेंट्स लेते हैं वो दो डायरेक्शन में लेते हैं, एक अलोंग द प्लेन और दूसरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्लियर? यहाँ पर मैंने एक जुगाड़ बना रखा है, देसी जुगाड़ है। इस जुगाड़ के मुताबिक आपको क्या ध्यान रखना है, आपको एक्स वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे लेनी है। आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस लेने का तरीका क्या चूज करना है। एक डायरेक्शन वो देखो जिस तरफ मोशन है, जिस साइड में मोशन है, और दूसरा उसके परपेंडिकुलर जिसमें कोई मोशन नहीं है। सेकंड डायरेक्शन शुड बी वो डायरेक्शन जिसमें कोई मोशन नहीं है, कोई मोशन नहीं है। ऐसा करने से आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएंगी। मेरी ये बातें अभी आपको पूरी तरह से समझ नहीं आएंगी, बट एक बार सुन लो, ठीक है। जब भी रिवाइज करोगे इनको ज़रूर पढ़ना। जैसे जैसे मैं आगे अप्लाई करूँगा आपको बार बार बताऊँगा, ठीक है। तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। यहाँ पर जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, इस ब्लॉक के केस में मुझे ये पता है कि ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव करेगा, मुझे ये पता है कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस उसी के हिसाब से ली है, एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सी एक्सिस है, जिस तरफ मोशन है, अलोंग मोशन, एंड वाई एक्सिस कौन सी है, जिस तरफ कोई मोशन नहीं है। इससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है बेटा, तो हमने क्या करना है, हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को जब चूज करना है तो स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करने का मतलब वी हैव टू डिसाइड किस डायरेक्शन को एक्स और वाई लेना है। हमने क्या जुगाड़ लगाया है, हमने ये जुगाड़ याद किया है कि एक डायरेक्शन वो होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में मोशन है, दूसरा उसके परपेंडिकुलर जिसमें कोई भी मोशन नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल है, कई बार दोनों ही डायरेक्शन में मोशन होगा, आप कुछ कर ही नहीं सकते, देन इट्स ओके। आप जो भी दो मर्जी डायरेक्शन ले लो, डजंट मैटर। अगला स्टेप क्या हो गया, हमने डायरेक्शन को भी एज्यूम कर लिया, फोर्सेस को भी और एक्सेलरेशन को भी एज्यूम कर लिया। नेक्स्ट इज यूज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फोर्स along x axis is equal to mass into acceleration along x axis, and net force along y axis is equal to acceleration mass into acceleration along y axis. Similarly, net force along z axis is equal to mass into acceleration along z axis. तो हम लोग इस तरह से ये इक्वेशंस लिख सकते हैं। अब ये कई इक्वेशन बन जाएंगी, 1 2 3, और इन इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं टू गेट आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? ये एक फंडामेंटल अप्रोच है, ये कंप्लीट अप्रोच नहीं है। जैसे जैसे हमारी फिज़िक्स आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मैं इस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी में कुछ पॉइंट्स ऐड करता रहूँगा, कुछ पॉइंट्स को मॉडिफाई करता रहूँगा। आज हम लोग जितना पढ़ चुके हैं और इसके आगे जितने न्यूमेरिकल्स अभी हमने करने हैं उनके लिए हम इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। क्लियर? तो मैं वापस अपनी डायग्राम पे आता हूँ। तो हम लोगों ने ये समझ लिया है कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विल बी टूवर्ड्स राइट साइड, तो मैंने एक्सेलरेशन को एज्यूम कर लिया है ए। अब हमारे पास अगला स्टेप है यूज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो मैं बात करूँगा पहले फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, सबका सम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में सिर्फ एक ही फोर्स है F, तो मैं लिखूँगा F इज इक्वल टू m इंटू ए। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं लिखूंगा सम ऑफ फोर्सेस अलोंग y एक्सिस, ये नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। सम ऑफ फोर्सेस अलोंग y एक्सिस, एक y एक्सिस में नॉर्मल रिएक्शन है, दूसरा mg है, तो मैं लिखूंगा n माइनस mg। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और नेट फोर्स की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक मूव नहीं करेगा, इसलिए मैं लिख सकता हूँ ए वाई की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। मीन्स n माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो वी गॉट 2 इक्वेशंस। इक्वेशन नंबर 1 जिसमें हमारे पास आ गया F इज इक्वल टू एम ए, एंड इक्वेशन नंबर 2 जिसमें मेरे पास आ गया n माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या बनेगा, n इज इक्वल टू एम जी, यहाँ से मैं नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर पाऊँगा, और अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करूँगा तो आई विल गेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विच इज़ इक्वल टू F बाई m इन दिस केस। सो दिस वॉज वेरी इजी एग्जाम्पल, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई, बट इतने आसान क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। ये सिर्फ आपको स्टेप्स समझाने के लिए था, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज को समझाने के लिए था। एंड नाउ वी हैव मोशन ऑफ 2 कनेक्टेड बॉडीज बाय अ स्ट्रिंग। 2 बॉडीज़ को आपस में जोड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग। मैं बहुत बार कह चुका हूँ, जब तक स्ट्रिंग का मास मेंशन ना किया गया हो तब तक आप लोगों को स्ट्रिंग को मासलेस मान के चलना है। वी विल डिस्कस एटवुड मशीन। एटवुड मशीन क्या है? जब 2 अनइक्वल मासेस सस्पेंड किए गए हों फ्रॉम अ लाइट फ्रिक्शनलेस पुली। सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस। वी हैव अ पुली जिसका कोई मास नहीं है, मासलेस यानी कि लाइट पुली है, जिसके मास को हमें कैलकुलेशन में नहीं लेना है, जिसके ऊपर कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रही। इसकी दोनों तरफ हमने 2 अनइक्वल मासेस को जोड़ा हुआ है। मान लीजिए एक तरफ मास हमने कनेक्ट किया है m1, दूसरी तरफ मास हमने कनेक्ट किया है m2। वी आर कनेक्टिंग 2 मासेस m1 एंड m2। m1 और m2 आपस में बराबर नहीं है। मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ m1 इज ग्रेटर देन m2। क्लियर? अब जैसे हम इस सिस्टम को छोड़ेंगे तो ये सिस्टम मूव करना शुरू कर देगा। आपकी कॉमन सेंस ये कहती है कि m1 नीचे को गिरना शुरू कर देगा और m2 ऊपर को जाना शुरू कर देगा। बात बिल्कुल सही है, बट क्योंकि ये सिस्टम मूव करना शुरू कर देंगे तो मैं कह सकता हूँ फिजिक्स की लैंग्वेज में सिस्टम यील्ड करना शुरू कर देगा। और जब सिस्टम यील्ड करना शुरू कर देगा तो एक्शन और रिएक्शन इक्वल वाला इफेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा, एक्शन वाला इफेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा। व्हाट डज इट मीन? अगर इस ब्लॉक के ऊपर m1g फोर्स एक्ट कर रही है तो ये ब्लॉक
यहाँ पर M1G फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा। एक्शन रिएक्शन जो है वो तभी इफ़ेक्टिवली महसूस होता है जब बॉडी यील्ड ना करे। हमने इस पॉइंट को समझा था अपनी वॉक के केस में, जब हमने कहा था आइस के ऊपर चलना मुश्किल होता है, सैंड के ऊपर चलना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा या तो पैर स्लिप कर जाता है या जो सैंड बेड है वही यील्ड कर जाता है। तो यहाँ पर भी क्योंकि सिस्टम अब मूव कर जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये लेके चलेंगे कि जो टेंशन इस स्ट्रिंग में एक्ट कर रही है वो M1G के बराबर नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर M1G ज़्यादा होने वाला है एज कंपेयर टू टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग किस तरफ लगती है? अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एंड ये ऑब्जेक्ट को पुल करती है। ओके, तो हम लोग फर्स्ट स्टेप करेंगे, हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए मैं M1 M2 को आज़ाद कर लेता हूँ। ठीक है, इनको आइसोलेटेड सिस्टम की तरह यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। M1 के ऊपर एंड M2 के ऊपर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस लगा दो। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगी, तो ये दो फोर्सेस लग गई। यहाँ पर कॉन्टैक्ट है और यहाँ पर टेंशन अपना जलवा दिखाएगी, टेंशन एक्ट करेगी। तो M1 के ऊपर टेंशन T ऊपर को लगेगी, सिमिलरली M2 के ऊपर भी टेंशन T ऊपर को ही लगेगी। क्लियर? टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, और क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है तो सब जगह टेंशन की वैल्यू सेम होगी। जितनी टेंशन यहाँ पर है इस हिस्से में उतनी यहीं पे होगी, उतनी किसी भी पॉइंट पे टेंशन होगी, सब जगह टेंशन की वैल्यू सेम रहेगी। तो M2 भी ऊपर को ही खींचा चला जाएगा। अब मैं अपनी अजम्पशन में ले सकता हूँ कि अपवर्ड डायरेक्शन को y एक्सिस मान सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मुझे यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। y क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में ही पॉसिबल है। और ये भी मुझे क्लियर है कि M1 का मास ज़्यादा होने की वजह से M1 वाला ब्लॉक नीचे को जाएगा और M2 वाला ब्लॉक ऊपर को जाएगा। यानी कि मैं यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन को समझ पा रहा हूँ। आई कैन जज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। मैं मान लेता हूँ जो M1 ब्लॉक है वो नीचे को जाएगा विद एक्सेलरेशन A, एंड M2 ब्लॉक ऊपर को जाएगा विद एक्सेलरेशन A2, A1 एंड A2। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इस पूरी सिचुएशन में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पर दो फोर्सेस लग रही हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की सही फॉर्म क्या थी? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कौन सी बॉडी के लिए लगा रहे हैं हम? इस बॉडी के लिए। इस बॉडी का मास कितना है बेटा? M1। तो मास M1 और इस बॉडी में एक्सेलरेशन कितनी है? A1। तो M1 इंटू A1 हो जाएगा। क्या अब आप लोग नेट फोर्स लिख सकते हो? दो फोर्सेज हैं y एक्सिस में, T एंड M1G। कौन सी फोर्स बड़ी होगी? M1G, क्योंकि बॉडी तो नीचे को जा रही है। तो नेट फोर्स मुझे लिखनी हो तो M1G माइनस T लिखूंगा। दिस इज इक्वल टू M1A1 से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ मैं सेकंड बॉडी के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करूंगा। सेकंड बॉडी के लिए मेरे पास बॉडी का जो मोशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि इस केस में अगर मैं नेट फोर्स लिखूंगा तो नेट फोर्स की वैल्यू मेरे पास आएगी मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकंड बॉडी का मास M2 मल्टीप्लाई बाय उसी बॉडी की एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर नेट फोर्स कौन सी होगी? T माइनस M2G, क्योंकि बॉडी ऊपर को जा रही है, इसका मतलब ऊपर वाली डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा होगी। T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। मैं यही दो इक्वेशंस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करके लिख सकता था। आप देखो मैंने सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं। पहले मैंने सिस्टम के लिए एक सिंपल सा स्केच बनाया, उसके बाद मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाई। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद मैंने डिसाइड किया कि किस डायरेक्शन में मोशन होगा, फिर मैंने डिसाइड किया कि किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी, फिर मैंने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई किया, जितनी जवाब भी अप्लाई कर सकता था। उसके बाद यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, A1 इज इक्वल टू ये इक्वेशन लिखना। ये देखो बेटा, कंसेप्ट क्या है? ये जो स्ट्रिंग है ये इनएक्सटेंसिबल है। ये पॉइंट मैंने जब आपको स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज़ लिखवाई थी, ये लिखवाया था स्ट्रिंग इज़ इनएक्सटेंसिबल। जब तक मेंशन ना किया जाए स्ट्रिंग की लेंथ में कोई चेंज नहीं आता। स्ट्रिंग की लंबाई अगर फिक्स है तो जितना ये ब्लॉक
नीचे को जाएगा उतना ही इस ब्लॉक को ऊपर को भी आना पड़ेगा। अगर ऐसा ना हो, या तो स्ट्रिंग लंबी हो जाएगी या स्ट्रिंग छोटी हो जाएगी। अगर ये नीचे को मान लीजिए 5 सेंटीमीटर मूव की है तो इधर से भी इस स्ट्रिंग को 5 सेंटीमीटर ही ऊपर आना पड़ेगा। तो कहने का भाव ये है कि जिस एक्सेलरेशन से, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे जाएगा, उसी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक ऊपर को भी जाएगा। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ A1 एंड A2 विल बी इक्वल। ऑफ कोर्स डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ पर A1 नीचे को थी और A2 ऊपर को थी, तो मैं ये कह सकता हूँ A1 और A2 दोनों बराबर होंगे। मैं इन दोनों की मैग्नीट्यूड A के इक्वल लिख सकता हूँ। यानी कि अब मैं अपनी इन दो इक्वेशंस में A1 A2 को हटा के सिंपली A भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपली A लिख देता हूँ बिकॉज मुझे ये क्लियर है कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के लिए जो एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड है दोनों ब्लॉक में सेम रहेगी। क्लियर? अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सिमिल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए मैं इन दोनों इक्वेशंस को पहले ऐड कर दूंगा। आई विल राइट डाउन 1 + 2। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास t कैंसिल आउट हो जाएगा। आप लोग बड़ी इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। राइट साइड में राइट साइड ऐड कर दी गई है और लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड कर दी गई है। t कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से g कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा g × m1 - m2 इज इक्वल टू a × m1 + m2। यहाँ से मैं a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, एक्सेलरेशन विद विच दिस सिस्टम या दिस ब्लॉक्स विल मूव। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एक्सेलरेशन की। अब मैं इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में 1 या 2 में पुट करके टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो आई विल पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 to get value of acceleration. So using equation number 2 I will get value of tension ये मेरे पास हो जाएगा m2a + m2g। यहाँ से मेरे पास m2 आ जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा a + g। a की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखी है, दिस इज m1 - m2 अपॉन m1 + m2 × g। तो यहाँ पर g सीधा मैं कॉमन रख लेता हूँ ताकि मेरा एक स्टेप थोड़ा बच जाए। जगह मेरे पास थोड़ी सी कम थी तो इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। आप लोग खुद से कैलकुलेशन करके इसे क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे m2 ब्रैकेट में कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 m1 m2 g अपॉन m1 + m2। आपको इस रिज़ल्ट को मेमोराइज करना है, इन दोनों रिजल्ट्स को परमानेंटली याद रखना है, कोई चारा ही नहीं है। इसके लिए मैं अभी आपको शॉर्टकट भी बना के समझाऊंगा, आगे के लिए याद भी करवाऊंगा। ओके, एक चीज़ ध्यान रखनी है, इस लेक्चर के बाद आप लोगों को अभी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट नहीं करने हैं। एटलीस्ट एक और लेक्चर आपको वेट करना है, उसके बाद ही आप लोग क्वेश्चन करना शुरू करना। हमारे पास यहाँ पर समझने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी हैव गिवन अ टेबल, स्मूथ टेबल, कोई फ्रिक्शन नहीं है। फिलहाल काफ़ी सारे क्वेश्चंस में इस पूरे चैप्टर में हम फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे। अगर मैं कहीं मेंशन करना भूल भी जाऊं तब भी आप मान के चलना कि फ्रिक्शन नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पर एक टेबल, इस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है ऑफ मास m1 एंड दिस ब्लॉक इज कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग विच इज मासलेस and passing over a pulley. Pulley is massless as well as frictionless and connected to, this string is connected to another block of mass m2. अब आप लोग वीडियो को पॉज करिए और m1 एंड m2 दोनों के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आप लोगों ने क्या सीखा है, आप लोगों ने सीखा था कि पहले बॉडीज़ को आज़ाद कर लो, फ्री कर लो, उसके बाद इन बॉडीज़ के ऊपर लगने वाली कांटेक्ट एज वेल एज नॉन कांटेक्ट फोर्सेस को अप्लाई कर दो। जैसे m2 के लिए तो आप लोगों ने परफेक्ट किया होगा, आप लोगों ने m2 के लिए तो
फर्स्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि M2G लिखी होगी एंड फिर आपने कहा होगा ये रही स्ट्रिंग में होगी टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स, तो ये इसको ऊपर को खींचेगी, तो यहाँ पर आपने टेंशन T लगाई होगी। M1 के लिए आप लोगों ने डेफिनेटली गलती की होगी या चांसेस हैं गलती करने के। आप लोगों ने क्या किया होगा, आप लोगों ने यहाँ पर लगाई होगी टेंशन T, परफेक्ट है। बट आप लोग जो भूल सकते हो यहाँ पर जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि देयर इज कांटेक्ट। यहाँ पर टेबल और ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट है, बाकी की फोर्सेस लगाइए। एक तो आपने नॉन कांटेक्ट फोर्स यहाँ पर लगाई होगी M1G, दूसरा टेबल और ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट है, टेबल इस ब्लॉक को धक्का मारेगा। आपको वो फोर्स लिखनी है जो ब्लॉक के ऊपर लगेगी। ब्लॉक के ऊपर टेबल लगाएगा एंड टेबल विल पुश इट इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज एन नॉर्मल रिएक्शन। T रिप्रेजेंट टेंशन। मैंने यहाँ पर भी टेंशन T लिखी है, मैंने यहाँ पर भी टेंशन T लिखी है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी स्ट्रिंग मासलेस है उस केस में टेंशन इज सेम एट एवरी पॉइंट इन द स्ट्रिंग, तो यहाँ पर टेंशन दोनों जगह पर सेम होगी। अब सेकेंड स्टेप हमारे पास था, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हमें डिसाइड करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस को। तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है, बॉडी आगे को जाएगी, मैं इसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान सकता हूँ। M2 नीचे को जाएगा, इसे मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई एक्सिस मान सकता हूँ। यहाँ मुझे ज़्यादा चिंता नहीं है अबाउट एक्स वाई एक्सिस की। ओके, नेक्स्ट था डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन को डिसाइड करना। डायग्राम में बड़ा क्लियर है, सरफेस स्मूथ है, एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये जो M2 ब्लॉक है ये नीचे को गिरेगा और जो M1 ब्लॉक है ये आगे को जाएगा। M2 की एक्सेलरेशन नीचे को होगी, M1 की एक्सेलरेशन आगे को होगी। अच्छा, ये भी क्लियर है कि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, स्ट्रिंग खींचेगी नहीं, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। अगर स्ट्रिंग खींच नहीं रही तो इसका मतलब जितनी स्ट्रिंग यहाँ से नीचे जाएगी उतनी ही यहाँ से आगे जाएगी, यानी कि जितना ब्लॉक M2 नीचे को जाएगा उतना ही ब्लॉक M1 आगे को भी आएगा। यानी कि इन दोनों ब्लॉक्स में एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम होगी, यानी कि एक्सेलरेशन इन ब्लॉक of mass M1 and of block of mass M2 will be same। दोनों में A1 A2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के लास्ट न्यूमेरिकल में भी डिस्कस किया था, तो बड़े आराम से अब आपका हो जाना चाहिए। M1 के लिए आप लोगों ने लिखा दिस इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और M2 के लिए आप लोगों ने लिखा एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब हम शुरू करेंगे M1 ब्लॉक के लिए। M1 ब्लॉक के लिए कौन कौन सी फोर्सेस हैं अलग अलग डायरेक्शन में। ये क्लियर है कि M1 ब्लॉक ऊपर नीचे तो नहीं जाएगा, टेबल के ऊपर जंप तो करने से रहा, तो इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए या नेट फोर्स की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए इन वर्टिकल डायरेक्शन। अगर नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, इसका मतलब जितनी फोर्स अपवर्ड है उतनी ही फोर्स डाउनवर्ड भी होगी, यानी कि N इज इक्वल टू M1G। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। दिस वाज अबाउट वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो इस ब्लॉक के ऊपर एक ही फोर्स है, दैट इज टेंशन, और इसी टेंशन की वजह से ये ब्लॉक आगे को भी जाएगा एंड ये आगे को जाएगा विद एक्सेलरेशन A। आपके पास फॉर्मूला क्या था? मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स एक ही फोर्स है भाई, वही नेट फोर्स है, दैट इज टेंशन, टेंशन इज इक्वल टू M1A। अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ नॉर्मल रिएक्शन के लिए, तो टेंशन वाली इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लूँगा। अब हम बात करते हैं M2 के लिए, इस ब्लॉक के लिए। इस ब्लॉक में तो सभी फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में ही है एंड ब्लॉक इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब डेफिनेटली जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है दैट इज M2G ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू T। तो जब मैं नेट फोर्स लिखूंगा तो नेट फोर्स में वैल्यू क्या आएगी? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ ब्लॉक M2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास M2 दैट इज A। तो नेट फोर्स कितनी आएगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितनी है बेटा?
m2g, अपवर्ड डायरेक्शन में t है, हमें पता है m2g ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू t, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखो बेटा, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 की हमें ज़्यादा चिंता नहीं है, हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन आ चुका है, ठीक है, इसको हम आगे इस क्वेश्चन में कहीं यूज़ नहीं करने वाले। हाँ, अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को यूज़ करते हुए टेंशन एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 से टेंशन की वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँगा सो दैट आई कैन एलिमिनेट टेंशन। तो अगर मैं ऐसा करूँ तो ये बनेगा m2g माइनस m1a इज इक्वल टू m2a। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेना, यू विल गेट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, दिस विल बी m2g अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन, ये कि वो एक्सेलरेशन जिससे m2 ब्लॉक नीचे को जाएगा और m1 ब्लॉक आगे को जाएगा। अब सेकंड पार्ट बचा हमारे पास टेंशन की कैलकुलेशन। अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दूँ, देन आई विल गेट वैल्यू ऑफ टेंशन। सो पुट दिस वैल्यू ऑफ ए एक्सेलरेशन इन इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास यहाँ पर t की वैल्यू आ जाएगी, t इज इक्वल टू m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? we substitute value of tension, value of acceleration to get value of tension। जो क्वेश्चंस हमने अभी तक पढ़े उनको याद करने का हमारे पास एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट एक्सेलरेशन के लिए है, आप याद कैसे रखोगे, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास बीइंग पुल्ड या टोटल मास बीइंग पुल्ड। अब मैं इस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है एक एक करके सभी केसेस में समझाऊंगा। हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन एटवुड मशीन वाला ये केस किया था। यहाँ पर हमने कहा था ये ब्लॉक मास m1, इधर ब्लॉक ऑफ मास m2। सपोज करो ये ब्लॉक नीचे को जा रहा है, ये ऊपर को जा रहा है, तो क्लियरली m2 ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर नीचे को कौन खींच रहा है, m2g होगी फोर्स, यहाँ पर m1g होगी। आप इस सिचुएशन को इस तरह से मान सकते हो कि सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस। इधर को कौन खींच रहा है, m2g, और इधर को पीछे को कौन खींच रहा है, m1g, और बड़ी फोर्स कौन सी है, m2g। तो नेट फोर्स कितनी हो गई, m2g माइनस m1g। तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी, नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स इन दोनों का डिफरेंस आएगी, यानी कि m2g माइनस m1g अपॉन टोटल मास। कितना मास खींच रहा है बेटा, m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो m2 माइनस m1 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2। सो दिस इज हाउ यू कैन डायरेक्टली डराइव दिस रिजल्ट। आप इस सिस्टम को एज्यूम कर लो इस तरीके से, ठीक है, एक तरफ m2g दूसरी तरफ m1g हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एज्यूम करके सॉल्व कर लो, यू विल गेट सेम आंसर। अब सिमिलरली मैं अगली सिचुएशन में इसको डिस्कस करूँगा। मान लीजिए मेरे पास ये सिचुएशन है, ये ब्लॉक प्लेस्ड ओवर स्मूथ सरफेस पासिंग ओवर स्मूथ एंड फ्रिक्शनलेस पुली, मासलेस पुली। दूसरा ब्लॉक इधर, ये मास m1, ये m2, ये ब्लॉक नीचे को खींचेगा m1g। इसको पीछे को खींचने वाली कोई फोर्स नहीं है। जो m2g है वो तो नीचे को लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को लग रहा था, बट मोशन को अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस केस में जो मेरे पास सिचुएशन बनेगी वो ऐसे बनेगी, ये दो ब्लॉक्स आपस में जुड़े हुए हैं, ये m1 m2, और m1 वाला ब्लॉक आगे को खींच रहा है विद फोर्स m1g, पीछे वाले ब्लॉक को कोई अपोज नहीं करा। टेंशन आपको कंसिडर नहीं करनी, ना मैंने पिछली बार टेंशन कंसिडर की है ना यहाँ पर। क्लियर? टेंशन एक्चुअली यहाँ पे लगेगी, बट हमें इस केस में कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक सिस्टम बनेगा। खैर, सिस्टम मैंने अभी बताया नहीं डिटेल में,
तो आप फिलहाल यही याद रखिए कि ये एक्सटर्नल फोर्स m1g है, इधर कोई भी फोर्स नहीं है जो इसको अपोज कर सके। तो यहाँ पर खींचने वाली फोर्स कौन सी है? m1g। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास बीइंग पुल्ड। तो पुलिंग फोर्स इस केस में कितनी है? m1g, और मास तो दोनों ही खींच रहे हैं, m1 भी और m2 भी, यानी कि मास बीइंग पुल्ड हो जाएगा m1 प्लस m2, मीन्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा m1g अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? अगला केस, जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। Two masses 7 kg and 12 kg are connected at the two ends of a light inextensible string that goes over a frictionless pulley। तो सिचुएशन इज लाइक दिस, हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस पुली, एक तरफ मास 7 kg का, दूसरी तरफ मास 12 kg का, स्ट्रिंग हम मान के चलेंगे मासलेस है, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस सिचुएशन के लिए तो आपको रिजल्ट याद रखने ही चाहिए, ठीक है। अगर मैंने जो अभी अभी शॉर्टकट बताया है उसको आपको समझाऊं तो आप लिख सकते हो एक तरफ 7 kg, दूसरी तरफ आप लिख सकते हो 12 kg। क्लियर? इसको आगे को खींचेगी फोर्स 120 न्यूटन, mg यहाँ पर लगेगा 120 न्यूटन, यहाँ पर जो फोर्स होगी वो होगी 70 न्यूटन, इसको पीछे को खींचा जाएगा विद ए फोर्स ऑफ 70 न्यूटन। अगर एक्सेलरेशन लिखनी हो तो नेट पुलिंग फोर्स हो जाएगी 120 माइनस 70 अपॉन मास बीइंग पुल्ड 7 प्लस 12, यानी कि ये मेरे पास आ गया 50 डिवाइडेड बाय 19। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर एक्सप्लेनेशन। आप लोग इसके लिए, इस सिचुएशन के लिए तो शॉर्टकट भी याद रखिए, m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? यहाँ पर आप इसको दोबारा से ट्राई करिए, यू विल गेट सेम आंसर। ध्यान रखना बेटा, m1 m2 कौन से हैं ये मैटर नहीं करता, बड़े वाला मास m1 चिपका देना, छोटे वाला m2, बस, ठीक है। हो सकता है पीछे जो मैंने डेरिवेशन की हो वहाँ पर m2 माइनस m1 आया हो, नो वरीज। अब यहाँ पर टेंशन का भी इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए आप शॉर्टकट टेंशन के लिए भी यहाँ पर याद रखोगे 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? यहाँ पर आप लोग वैल्यूज पुट कर सकते हो, 2m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। ये आपके पास हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 19। यू कैन गो फॉर कैलकुलेशंस, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको ये फार्मूला भूल जाए तो हमारे पास एक जुगाड़ भी है। जुगाड़ मतलब आप सीधा सीधा ट्राई कर लो, आप ले लो इस ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दिस ब्लॉक। अगर मैं इस ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, किसी एक ब्लॉक के लिए ट्राई कर सकते हो। 120 न्यूटन इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, टेंशन इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, और क्योंकि ये ब्लॉक भारा है तो ये नीचे को जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जब मैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करूँगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करूँगा, तो नेट पुलिंग फोर्स मेरे पास हो जाएगी, नेट फोर्स कह लो, 120 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन 12 इंटू ए। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, हम लोग ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये मेरे पास हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 50 विच इज़ 600 डिवाइडेड बाई 19। तो यहाँ से भी मैं टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। उम्मीद है कि दोनों ही केसेस में मेरे पास आंसर सेम आएगा। एंड दिस कम्स आउट 1680 डिवाइडेड बाई 19 न्यूटन। ये भी आंसर यही रहेगा, यहाँ पर भी आप ट्राई कर लेना, 1680 डिवाइडेड बाई 19 न्यूटन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 500 न्यूटन पुल्स two masses 10 kg and 20 kg lying on a frictionless table। तो हमारे पास सिचुएशन क्या है, वो है गिवन 2 blocks जिनको पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। These 2 blocks are connected by a light string। लाइट स्ट्रिंग का मतलब ये होगा कि स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, आप इसे मासलेस स्ट्रिंग मान सकते हो।
एक ब्लॉक है 10 kg का, दूसरा ब्लॉक है 20 kg का। क्लियर? दोनों को पुल किया जा रहा है विद ए फोर्स ऑफ 500 न्यूटन। पहली लाइन है उसमें ये मेंशन नहीं है कि किस तरफ पुल है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड डज द आंसर डिपेंड ऑन विच मास एंड द पुल इज अप्लाइड। तो हम ये चेक करना है कि क्या इस चीज़ से टेंशन पे फर्क पड़ता है कि हम किस डायरेक्शन पे या किस ब्लॉक पे पुल लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास स्ट्रिंग है। दिस इज वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें मैं कई कंसेप्ट्स आप लोगों को बताऊंगा जो हम लोग बार बार यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ब्लॉक को मैं 10 kg वाले ब्लॉक को मैं लेफ्ट साइड को पुल कर रहा हूँ। ओके, अब पहले फर्स्ट स्टेप सुनिए। यहाँ पर हम लोग सिस्टम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जब मैं सिस्टम वर्ड यूज़ करूँगा तो मैं इन दोनों ब्लॉक्स को इकट्ठा मान के चलूँगा। मैं मान के चलूँगा कि दोनों ब्लॉक्स एक सिंगल पीस की तरह बिहेव कर रहे हैं। इस तरह से मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैं किन ब्लॉक्स को सिस्टम मान सकता हूँ, एक सिंगल सिस्टम। ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसे ब्लॉक्स जिनमें एक्सप्लोरेशन सेम है, एक्सप्लोरेशन सेम है, हैविंग सेम एक्सप्लोरेशन। यहाँ पर बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि सेम एक्सप्लोरेशन का मतलब बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर दोनों चीज़ें सेम हो तो इस तरह के क्वेश्चंस में मैं उसे एक सिंगल सिस्टम मान सकता हूँ। ऐसा करने से मुझे फ़ायदा क्या होगा? मुझे फ़ायदा होगा कि मैं इंटरनल फोर्सेस को अपनी कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करूँगा। हम लोग इंटरनल फोर्सेस को फ्री बॉडी डायग्राम में अप्लाई नहीं करते हैं। इंटरनल फोर्सेस शुड नॉट बी रिटन फॉर ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम। वी कैन स्किप इंटरनल फोर्सेस वाइल राइटिंग या ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब क्या है इस बात का? इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं इन दोनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम मान लेता हूँ तो यहाँ पर आपस में लगने वाली टेंशन को मैं इंटरनल फोर्स मान सकता हूँ। तो मुझे अपनी कैलकुलेशन में टेंशन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्चुअली देखो कि अगर मैं इन दोनों ब्लॉक्स की एक साथ फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँगा तो मैं दोनों टेंशन्स को लिखूँगा। एक राइट में होगी, एक लेफ्ट में होगी, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है तो डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट ही करेंगी। दैट इज़ वाई जब हम लोग लिखते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तो वो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स होती है। तो जब टी ये इस टेंशन की बात करेंगे तो ये तो इंटरनल फोर्स हो जाएगी। तो सिस्टम की एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन के लिए हमें टेंशन को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे हमारी कैलकुलेशन, हमारे स्टेप्स कम हो जाएंगे। देखते हैं कैसे। पहले मैं मान के चलता हूँ कि ये दोनों एक सिंगल सिस्टम है। जब ये दोनों एक सिंगल सिस्टम है तो मैं ये इमेजिन कर सकता हूँ आई हैव ए ब्लॉक ऑफ मास ऑफ 30 kg एंड टेंशन मुझे कंसिडर करनी नहीं है। अब मैं देखूंगा 30 kg ब्लॉक के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी। जैसे एक एक्सटर्नल फोर्स है 500 न्यूटन विच इज़ एक्टिंग टूवर्ड्स लेफ्ट। एक है इसका वेट विच इज़ 300 न्यूटन विच इज़ एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन जो कि यहाँ सरफेस से मिलना ही चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। से दिस इज आर विच विल बी एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ब्लॉक को धक्का पड़ेगा, फ्लोर उसे ऊपर को धक्का मारेगा। ये तो क्लियर है कि अब ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ R इज इक्वल टू 300 न्यूटन। ठीक है, यानी कि जितनी फोर्स वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में है उतनी ही फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होगी। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखूं, एक्स एक्सिस के अलोंग देखूं, तो ब्लॉक के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स है 500 न्यूटन एंड इस फोर्स की वजह से ब्लॉक मूव करेगा। मैं लिखूंगा नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 500 न्यूटन है। सिस्टम का मास है 30 एंड फ्रॉम हियर आई कैन गेट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मेरे पास आ जाएगी 50/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
So in this way I can get value of acceleration. क्लियर? तो यहाँ पर मेरा जो पर्पस था वो था इंट्रोड्यूस करना सिस्टम वर्ड को, किस तरह से आप लोग इंटरनल फोर्सेस को स्किप कर सकते हो, थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़े से स्टेप्स कम हो जाएंगे। अब एक्सेलरेशन तो आ गई, बट हमें एक्सेलरेशन तो चाहिए नहीं। हमारा क्वेश्चन तो था फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन की कैलकुलेशन के लिए अब मुझे अपने सिस्टम को वापस इंडिविजुअल ब्लॉक्स के टर्म्स में देखना पड़ेगा। चाहे मैं 20 kg ब्लॉक के लिए, चाहे मैं 10 kg ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लूँ। अब मैं एक साथ दोनों ब्लॉक्स को कंसीडर करते हुए टेंशन कैलकुलेट नहीं कर सकता। सो फॉर दिस आई एम टेकिंग अ ब्लॉक ऑफ मास 20 kg, जो कि हमारी डायग्राम में राइट साइड में था। इट इज़ प्लेस्ड ऑन स्मूथ सरफेस। अब देखते हैं इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी। एक टेंशन जो इसको आगे को खींचेगी, टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स, ये इस ब्लॉक को आगे को खींचेगी। दूसरा इसके ऊपर लगने वाला वेट 200 न्यूटन विच विल बी एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तीसरा नॉर्मल रिएक्शन, जिसे आप इस बार R1 लिख सकते हो। उम्मीद है कि ये डायग्राम क्लियर होगी। यही तीन फोर्सेस एक्ट करेंगी। ये भी क्लियर है कि R1 एंड 200 न्यूटन आपस में इक्वल ही होंगे, क्योंकि ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन में तो मूव नहीं करेगा। अब इस ब्लॉक को आगे को कौन खींचेगा? टेंशन। और ये ब्लॉक आगे को जाएगा विद एक्सेलरेशन a। कंसेप्चुअली ये क्लियर है कि इन दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन सेम ही होगी, बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। तो जो एक्सेलरेशन हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी वो एक्सेलरेशन यहाँ पर यूटिलाइज की जा सकती है। यहाँ पर मैं अब इक्वेशन लिखूँगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है। वैसे फॉर्मूला हमारे पास होता है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बट बेचारी फोर्स ही एक है तो नेट फोर्स भी यही रहेगी। मास ऑफ ब्लॉक इज 20, एक्सेलरेशन हमने अभी अभी कैलकुलेट की विच इज 50/3। फ्रॉम हेयर यू विल गेट वैल्यू ऑफ टेंशन विच कम्स आउट 1000/3 न्यूटन। तो हमारे पास इस केस में आंसर आ गया टेंशन 1000/3 न्यूटन, जब हम लोगों ने 500 न्यूटन फोर्स 10 kg ब्लॉक के ऊपर अप्लाई की थी। इज इट ओके? आप लोग चाहते तो इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में कर सकते थे। ऐसे आप दोनों ब्लॉक्स के लिए अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके सॉल्व कर सकते थे। ये 20 kg के लिए और ये 10 kg के लिए। 10 kg के लिए एक पुलिंग फोर्स थी 500 न्यूटन। इस 500 न्यूटन को 20 kg पे अप्लाई नहीं करना बच्चों। नीचे को वेट 100 न्यूटन, ग्राउंड इसे देगा पुश, इसे नॉर्मल रिएक्शन लिख सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन को मैं R1 एज्यूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पर इस स्ट्रिंग भी तो लगी हुई है इस ब्लॉक के साथ, तो ये स्ट्रिंग इसको पीछे को खींचेगी। यहाँ पर आप टेंशन T लिख सकते हो। अब सिमिलरली जब आप 20 kg ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, नीचे को वेट 200 न्यूटन, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ऊपर को कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन से R2, और इस तरफ आप लोग स्ट्रिंग की वजह से जो टेंशन होगी T वो लिख सकते हो। ठीक है, इसको अब आप अलग अलग इक्वेशंस लिख के सॉल्व कर सकते हो। ये आपका होमवर्क रहेगा एंड यू विल फाइंड दैट दोनों ही केसेस में, यानी कि चाहे आपका ये मेथड हो चाहे ये मेथड जो मैंने सिस्टम मान के किया, दोनों ही केसेस में आंसर सेम आएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने का तीसरा तीसरे मेथड में जो हमने अभी अभी शॉर्टकट किया था, हम लोगों ने अभी अभी क्या किया था? नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास बीइंग पुल्ड। अगर मैं ओवरऑल देखूं इस पूरे सिस्टम को, तो पुलिंग फोर्स कितनी है भाई साहब? 500, और मास बीइंग पुल्ड कितना है? कितना मास खींच रहा है? 30 kg। तो ये मेरे पास सीधी सीधी एक्सेलरेशन आ जाएगी। नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास बीइंग पुल्ड, दिस कम्स आउट 30/3। तो यही आंसर मेरे पास यहाँ पर भी आया था। तो आपके पास यहाँ पर 3 मेथड्स बन गए हैं। पहला, आप लोग अलग अलग बॉडीज़ को लेके सॉल्व करो। दूसरा, आप लोग सिस्टम की डेफिनेशन को समझो। सिस्टम क्या था? सिस्टम हमने कहा था कि जब ब्लॉक्स या ऑब्जेक्ट्स एक साथ मूव करें, बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तब हम उनको सिस्टम मान सकते हैं। फिर सिस्टम मानने के बाद हम लोग
इंटरनल फोर्सेस को निगलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने टेंशन को निगलेक्ट कर दिया था। ठीक है। तीसरा मेथड हमारा जुगाड़, हम सीधा लिख सकते हैं नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास बीइंग पुल्ड। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जब हम लोग 500 न्यूटन फोर्स को 20 kg के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास डायग्राम है 10 kg ब्लॉक, 20 kg ब्लॉक, 500 न्यूटन फोर्स इज पुलिंग 20 kg ब्लॉक। अब यहाँ पर टेंशन होगी, टेंशन जो 20 kg को पीछे को पुल करेगी और 10 kg को राइट साइड को पुल करेगी। सरफेस स्मूथ है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो मैं यहाँ पर सीधा शॉर्टकट लगा सकता हूँ, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास बीइंग पुल्ड टू गेट एक्सेलरेशन। नेट पुलिंग फोर्स कितनी है 500 एंड मास बीइंग पुल्ड कितना है 10 + 20 30, यानी कि आई विल गेट सेम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, बट इस केस में टेंशन का फर्क पड़ेगा। टेंशन के लिए आप किसी भी एक बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। मैं आसान करने के लिए 10 kg की ड्रॉ करूंगा। 10 kg की इसीलिए क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही टेंशन T है। जब मैं 20 kg के लिए करूंगा तो यहाँ पर दोनों फोर्सेस मुझे कंसिडर करनी पड़ेंगी, 500 न्यूटन एंड टेंशन। ओके, तो आई विल टेक 10 kg। 10 kg को एक ही फोर्स पुल कर रही है, वो है T। नीचे सरफेस स्मूथ है। यहाँ पर मैं थोड़ा और शॉर्टकट में चला जाऊँगा। मैं वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस ड्रॉ नहीं कर रहा बेटा, मुझे पता है वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस ने आपस में कैंसिल आउट कर देना है और उसका जो भी रिजल्ट है, जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, मुझे कहीं यूज़ ही नहीं करना। तो मेरे पास 10 kg का ब्लॉक जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुल हो रहा है बिकॉज ऑफ टेंशन T एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इट इज गेटिंग एक्सेलरेशन ऑफ 50/3 मीटर/सेकंड²। आई विल अप्लाई फॉर्मूला, टेंशन इज इक्वल टू 10 × A। बेसिकली फॉर्मूला क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मेरे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन कितनी है 50/3, तो इस केस में मेरे पास टेंशन आ गई 500/3 न्यूटन। जबकि लास्ट क्वेश्चन में, यानी कि जब हमने इसको राइट साइड में 10 kg ब्लॉक के साथ जोड़ा था और लेफ्ट साइड में पुल किया था, तब हमारे पास टेंशन आई थी 1000/3 न्यूटन। तो टेंशन दोनों केस में अलग अलग आएगी। क्लियर? तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि हम किस डायरेक्शन से कौन से ब्लॉक को फोर्स लगा रहे हैं, उससे टेंशन पे फर्क पड़ेगा। क्लियर? बट एक्सेलरेशन विल रिमेन सेम। कंसेप्चुअली समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों टेंशन के ऊपर फर्क पड़ेगा ब्लॉक को खींचने से। तो देखते हैं बेटा दोनों डायग्राम्स को एक साथ। यहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई की, एक्सटर्नल फोर्स 500 न्यूटन, ये था 20 kg का ब्लॉक और ये था 10 kg का ब्लॉक। और दूसरी सिचुएशन यहाँ पे थी, ये था 10 kg का ब्लॉक जिसको हम 500 न्यूटन फोर्स के साथ लेफ्ट साइड में खींच रहे थे। अब ये देखो सिचुएशन आपको क्लियर है, यहाँ पर भी टेंशन है, इधर टेंशन में T' मान लेता हूँ। अब समझो बेटा, ये जो टेंशन है ये 10 kg ब्लॉक को खींच रही है ना, और यहाँ पर जो टेंशन है T' वो 20 kg ब्लॉक को खींच रही है। बट दोनों ब्लॉक्स में एक्सेलरेशन तो सेम है, तो अगर पीछे की तरफ ब्लॉक का मास कम है, 10 kg है, तो टेंशन भी कम होगी, क्योंकि कम मास को खींचना है तो कम फोर्स ही चाहिए, बिकॉज एक्सेलरेशन तो दोनों केसेस में सेम आई थी 50/3 मीटर/सेकंड²। तो नेचुरली जब कम मास को खींचा जाएगा तो टेंशन भी कम होगी, मीन्स T इज डेफिनेटली लेस देन T'। जितने गुना मास कम होगा उतने गुना टेंशन कम होगी। यहाँ पर मास 10 kg था, यहाँ पर 20 kg था, मास हाफ है, 10 kg हाफ है, तो यहाँ पर टेंशन भी हाफ ही होगी। यहाँ पर टेंशन आई थी हमारे पास 500/3 न्यूटन, जबकि इस केस में टेंशन आई थी 1000/3 न्यूटन। तो मास डबल हो गया, 20 kg हो गया, तो टेंशन भी डबल हो जाएगी। क्लियर? Next numerical, the two police regiments shown in figure are identical. तो डायग्राम में पुलिस आइडेंटिकल हैं. The mass of rope is negligible, means rope is massless. In a first diagram में the mass m is lifted up by attaching a mass 2m to the other end of the rope. यहाँ पर 2m मास जोड़ दिया गया ताकि इस स्मॉल m को ऊपर को लिफ्ट किया जा सके.
इन द डायग्राम बी सेकेंड केस में मास m इज लिफ्टेड, इस मास को ऊपर को उठाया जा रहा है बाय पुलिंग ए फोर्स, हमने खुद से बाहर से फोर्स अप्लाई की है बाय पुलिंग ए फोर्स जिसकी वैल्यू 2 mg है। फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशंस इन द टू केसेस, इन दो केसेस में हमें देखना है एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, देन वी विल फाइंड आउट द रेशियो। ओके, तो मैं केस ए के लिए डिस्कशन शुरू करता हूँ। इसके लिए हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास बीइंग पुल्ड। अगर आप सिचुएशन को इस प्रकार से लोगे, एक तरफ 2m दूसरी तरफ m, 2m को इधर को खींचा जाएगा विद ए फोर्स ऑफ 2 mg और m को खींचा जाएगा इधर को विद ए फोर्स mg। तो नेट पुलिंग फोर्स आपके पास क्या बनेगी 2 mg माइनस mg अपॉन मास बीइंग पुल्ड यानी कि m प्लस 2m, यानी कि इस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू बन जाएगी g/3। तो फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन हो जाएगी g/3। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते थे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, नो प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं केस 2 की। सेकंड केस में बी केस में क्या होगा, हमारे पास इस तरफ राइट साइड में कोई ब्लॉक नहीं है, हमारे पास सिर्फ सिचुएशन क्या है, हमारे पास एक ब्लॉक है ऑफ मास m और दूसरी तरफ हम फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं विच इज 2 mg। तो यहाँ पर दूसरी तरफ कोई ब्लॉक नहीं है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे वही यहाँ पर टेंशन भी होगी, वही यहाँ पर टेंशन भी होगी। क्लियर? तो बट हमने टेंशन तो डिस्कस करनी नहीं, हमने कहीं पे भी टेंशन डिस्कस की नहीं है, तो मैं यहाँ पर सीधी फोर्स F अप्लाई करूँगा 2 mg। इस ब्लॉक को नीचे को कौन सी फोर्स खींचेगी mg, तो डायग्राम में यहाँ पर मैं mg अप्लाई कर दूंगा। अब मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखूंगा, नेट पुलिंग फोर्स, खींचने वाली नेट फोर्स, राइट को 2 mg लेफ्ट को mg, तो नेट पुलिंग फोर्स 2 mg माइनस mg अपॉन मास बीइंग पुल्ड। मास कौन सा खींच रहा है, सिर्फ एक ही मास है, दूसरी तरफ कोई मास ही नहीं है, तो सिर्फ एक ही मास है दैट इज m। तो A2 की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी g। क्लियर? तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं A1 एंड A2 को डिवाइड कर दूं, यानी कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को यूज करूं, आई विल गेट माई रिक्वायर्ड आंसर। मेरे पास यहाँ पर रेशियो आ जाएगी 1:3, सो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 रेलवे वैगन्स ऑल ऑफ सेम मास 5000 kg are pulled by an engine with a force of 4 × 10⁵ Newton. The tension in the coupling between 30th and 31st wagon from the engine is। तो क्वेश्चन हमारे पास ऐसे है, वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वैगन्स, 80 वैगन्स, दीज आर कनेक्टेड एंड इन 80 वैगन्स में एक साइड में हमारे पास इंजन है, जो इंजन इन सभी वैगन्स को खींच रहा है। ये जो इंजन यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहा है दैट इज 4 × 10⁵ न्यूटन। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है 30 एंड 31st वैगन के बीच में जो कपलिंग है, तो यू डायग्राम बना लीजिए, दिस इज 30, दिस इज 31st वैगन, इनके बीच में जो कपलिंग है, इस कपलिंग के बीच में टेंशन की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज टेंशन इन द कपलिंग बिटवीन 30th एंड 31st वैगन। अब सभी वैगन्स एक साथ चलेंगी, अगर सभी वैगन्स एक साथ चलेंगी मीन्स सभी की एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होगी, यानी कि मैं सभी वैगन्स को एक सिंगल सिस्टम मान सकता हूँ एंड इससे मेरी कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो मेरे पास सिचुएशन ये होगी, सभी की सभी वैगन्स मैं आसान रखने के लिए फॉर द टाइम बीइंग एक वैगन का मास m0 मान लेता हूँ, तो 80 वैगन्स हैं, तो टोटल मास हो गया 80 m0 एंड ये सभी वैगन्स को पुल किया जा रहा है विद ए फोर्स ऑफ 4 × 10⁵ न्यूटन। फिक्शन वगैरह कहीं कुछ मेंशन नहीं है, तो मैं आइडियल केस मान के चलूँगा, मैं मान के चलूँगा देयर इज़ नो फ्रिक्शन एंड हेंस वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास
इनटू एक्सलरेशन, फोर्स हमारे पास है 4 × 10⁵ एंड मास 80 वैगन्स का मास 80 m0 मल्टीप्लाई बाय एक्सलरेशन। यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं लिख लेता हूँ 400 × 10⁵ डिवाइडेड बाय 80 m0। ये मेरे पास हो जाएगा 5, दिस कम्स आउट 5000 बाय m0। दिस इज एक्सप्लोरेशन इन द वैगन्स। सभी वैगन्स इसी एक्सप्लोरेशन के साथ चलेंगी। अब मुझे 30 एंड 31st वैगन के बीच में जो कपलिंग है उसमें टेंशन फाइंड आउट करनी है। इसलिए मैं अपनी जो सिचुएशन है, क्वेश्चन है, उसको इस तरीके से तोड़ता हूँ ताकि मुझे कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाए। ये वो कपलिंग है, यहाँ पर मुझे टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके राइट साइड में फोर्स F लग रही थी इंजन की वजह से। यहाँ पर 30 वैगन्स हैं, तो वैगन्स का मास हो गया 30 m0। कुल मिला के 80 वैगन्स थी, तो पीछे कितनी रह गई 50 m0। ठीक है, मुझे सिर्फ यहाँ पर टेंशन ढूंढनी है, तो मैंने क्या किया, पीछे वाले 50 m0 वैगन्स को इकट्ठा कर लिया, सभी को एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर लिया। इससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, इस हिस्से के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, तो मेरे पास क्या आएगा, मैं यहाँ पर बेटा mg एंड नॉर्मल रिएक्शन को ड्रॉ नहीं करूँगा। मुझे पता है कि वैगन्स वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगी। नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेशन से आएगा, बट मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। आइडियली तो मुझे लिखना चाहिए नीचे को वेट भी और ऊपर को नॉर्मल रिएक्शन भी, बट दिस टू फोर्सेस विल कैंसिल आउट ईच अदर। ओके, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितनी है हमारे पास, a। एक्सेलरेशन इन द होल सिस्टम, सभी वैगन्स में एक्सेलरेशन a है, जो कि हमने इक्वेशन नंबर 1 में कैलकुलेट कर रखी है। हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हो गया 50 m0, एक्सेलरेशन हमारे पास a की वैल्यू अपने पास थी बेटा 5000 बाय m0। तो ये m0 से m0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब मेरे पास ये वैल्यू कितनी बचेगी 25,000। दिस कम्स आउट 25,000 न्यूटन। तो यहाँ पर इस कपलिंग में जो टेंशन की वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी 25,000 न्यूटन।